meaning, scope, and factors influencing of economic welfare। अर्थ, क्षेत्र और आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले तत्व। आर्थिक कल्याण समष्टि अर्थशास्त्र की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो कल्याण को बढ़ाने और समुदाय का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करती है। प्रोफेसर साइटोवस्की के अनुसार कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के सामान्य शरीर का वह भाग है जो प्रमुख रूप से नीति से संबंध रखता है। यद्यपि संवर्धन, प्रमोशन और जीवन स्तर को मापना बहुत कठिन कार्य होता है, परंतु अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करने पर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त संतुष्टि से जाना जा सकता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने हेतु सिद्धांतों तथा नीतियों के निर्धारण में सहायक होता है तथा कुछ ऐसी कसौटियों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर सरकारी नीतियों के औचित्य का परीक्षण किया जा सके। कल्याणकारी अर्थशास्त्र आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है जिसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक लाभ को बढ़ाना है। डॉक्टर लिटिल के अनुसार कल्याणकारी अर्थशास्त्र आदर्शवादी अध्ययन है। प्रोफेसर रेडर के अनुसार कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों पर वांछनीयता के सिद्धांत की स्थापना तथा लागू करने का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में कल्याणकारी अर्थशास्त्र को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसका संबंध मुख्यतः ऐसी कसौटियों का प्रतिपादन करना है जिनके आधार पर नीतियों का विकास करके सामाजिक कल्याण को अधिकतम बनाया जा सके। आर्थिक कल्याण शब्द को परिभाषा के माध्यम से परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है, बल्कि यह बताना है कि अर्थव्यवस्था में कितनी कुशलता से कार्य कर रहे हैं। इसके सामान्यतः राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम या वास्तविक जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के माध्यम से मापा जा सकता है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ वास्तविक आय में भी वृद्धि होना एक अर्थव्यवस्था का विकास और लोगों के बेहतर जीवन स्तर को दर्शाती है। जीवन की गुणवत्ता आर्थिक कल्याण को मापने के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक है। मिशेल के अनुसार अर्थशास्त्री प्रत्येक व्यक्ति की भांति व्यक्ति के अंतिम लक्ष्य के साथ स्वयं को चिंतित करना चाहिए या स्वयं को चिंतित करता है। According to Marshall, the economist, like everyone else, must concern himself with the ultimate aims of man। आर्थिक कल्याण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कल्याण एक मानसिक स्थिति मानी जाती है जो मानवीय प्रसन्नता एवं संतुष्टि की सूचक है। वह मानवीय मानसिक स्थिति की एक प्रसन्न अवस्था है। प्रोफेसर पीगू व्यक्तिगत कल्याण को व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई सभी संतुष्टियों का कुल जोड़ मानता है और सामाजिक कल्याण को व्यक्तिगत कल्याणों का कुल जोड़ है। वह आर्थिक कल्याण के क्षेत्र को इस प्रकार विभाजित करते हैं। नंबर 1, आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है। पीगू के शब्दों में हमारी जांच की सीमा सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित हो जाती है जिसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से मुद्रा के मापदंड के साथ मापा जा सकता है। नंबर 2, इसके अतिरिक्त आर्थिकेतर नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए नैतिक कल्याण। पीगू के अनुसार आर्थिक कल्याण को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। नंबर 1, आय प्राप्त करने का क्या तरीका है, अर्थात काम करने के ज़्यादा घंटे तथा खराब हालत आर्थिकेतर कल्याण नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर को कम कर देंगे। नंबर 2, आय को व्यय करने का क्या तरीका है। आर्थिक कल्याण की चर्चा करते हुए यह मान लेते हैं कि सभी उपभोग वस्तुओं पर खर्च करने से एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी खरीदी जाने वाली वस्तु से कम संतुष्टि मिलती है तो आर्थिकेतर कल्याण नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप कुल कल्याण भी कम से कम हो जाता है, पर पीगू का मानना है कि ऐसे प्रभावों की
गणना संभव नहीं है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर को मुद्रा में मापना संभव नहीं होता है। इसलिए मानकर चलना चाहिए कि आर्थिक कारणों का प्रभाव जो आर्थिक कल्याण पर पड़ता है वह कुल कल्याण टोटल वेलफेयर पर भी लागू होगा। अतः निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि आर्थिक कल्याण बढ़ने से कुल कल्याण में वृद्धि अथवा कमी होती है। आय के बढ़ने से आर्थिक कल्याण एवं कुल कल्याण दोनों बढ़ते हैं तथा आय के कम होने पर दोनों ही कम हो जाते हैं। यानी कि अगर आय बढ़ेगी तो कल्याण भी बढ़ेगा और आय घटेगी तो कल्याण भी घट जाएगा। लेकिन आर्थिक कल्याण केवल आय पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि आय किस प्रकार अर्जित की जा रही है और व्यय करने का क्या तरीका है। मतलब ये नहीं कि आर्थिक कल्याण कम और ज़्यादा ऐसे ही होता रहेगा, बल्कि इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम आय किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं और फिर उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कारखानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की आय तो अधिक है, लेकिन गंदी बस्तियों में और दूषित वातावरण में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, उनका आर्थिक कल्याण बढ़ने की बजाय कुल आर्थिक कल्याण कम हो जाएगा। बल्कि इसी प्रकार वे अपनी आय को सिगरेट, शराब, जुआ इन चीज़ों पर व्यय करते हैं तो कुल कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। Following factors are responsible for affecting the economic welfare. नंबर 1, रियल इनकम, वास्तविक आय। वास्तविक आय प्रत्यक्ष रूप से किसी भी देश के उपभोग को प्रभावित करती है। जैसे अधिक आय होने पर उपभोग अधिक होता है और आय कम होने पर उपभोग कम हो जाता है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स, रोजगार प्रविवरण। रोजगार की संभावना बेरोजगारी पर हुई लागत से संबंधित हो सकती है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। नंबर 3, जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि। कर्मचारियों के कार्य का स्तर उनके द्वारा किए गए प्रयासों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, क्योंकि जो श्रमिक संतुष्ट नहीं होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। नंबर 4, हाउसिंग, आवास। जो लोग महंगे मकानों में रहते हैं उनकी कल्याण में कमी आती है, क्योंकि उन्होंने अपने उपभोग को कम करके मकान पर ज़्यादा खर्च कर दिया है। अतः आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए अच्छे और सस्ते मकान आवश्यक हैं। एजुकेशन, शिक्षा। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो अपने आप ही आर्थिक कल्याण अधिक हो जाएगा। नंबर 6, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन प्रत्याशा एवं जीवन की गुणवत्ता। राष्ट्र को स्वस्थ बनाने और लोगों का जीवन स्तर अच्छा करने के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का होना भी जरूरी है। यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ व्यक्तियों को हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7, लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन नेशन, राष्ट्र का खुशहाली का स्तर। लोगों तथा राष्ट्र की खुशहाली के लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। मतलब एनवायरनमेंट जो हमारा वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, शुद्ध एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे आर्थिक कल्याण को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण पर आर्थिक वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, जो अंततः लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अवकाश समय। अधिक मजदूरी श्रमिक को उस समय प्रेरित नहीं करेगी जब वह अधिक कार्य समय में निवेश कर रहा है। इस प्रकार मजदूरी आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए अवकाश पर समय बनाने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट, आर्थिक कल्याण का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नंबर 1, प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण। सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण और कुल उत्पत्ति, टोटल सप्लाई, उत्पादन, आउटपुट के लिए बनाई गई नीतियाँ अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होनी चाहिए। 2, ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापार नीति। एक अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार मुक्त राष्ट्र, ट्रेड फ्री नेशन तथा घरेलू व्यापार, डोमेस्टिक ट्रेड की विविध नीतियाँ होती हैं। इसलिए नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाएं
जिससे समाज को कल्याण अधिक से अधिक मिल सके, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड है या डोमेस्टिक ट्रेड है। तो उसके लिए नीति ऐसी बनाई जाए जो कि व्यक्तियों के समाज के कल्याण को बढ़ा सके। पॉलिसी रिगार्डिंग मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। जिन अर्थव्यवस्थाओं में एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है उसमें आर्थिक कल्याण कम होता है। आपने पहले पढ़ा है कि एकाधिकार क्या है, जिसमें कि एक ही विक्रेता होता है और क्रेता बहुत सारे होते हैं और विक्रेता अपनी मनमानी चलाता है कीमत के ऊपर। तो जिन अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है उनमें आर्थिक कल्याण कम हो जाता है, जबकि मुक्त अर्थव्यवस्था फ्री कंपटीशन के अंदर, यानी कि हम ये मान करके चले परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इसकी विपरीत स्थिति होती है, यानी कि आर्थिक कल्याण बढ़ जाता है। टैक्सेशन पॉलिसी, कराधान नीति। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर कल्याण को बढ़ाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, सेल्स कर, सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी एवं सेवा कर, जीएसटी आदि कल्याण को बढ़ाने में सहायक नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष कर तो व्यक्ति की आय पर डायरेक्ट लग जाता है। अप्रत्यक्ष कर जो है वो वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाता है, जिससे कि व्यक्तियों को समय देते हुए बड़ा उनको कष्ट होता है। तो ये हमारे आर्थिक कल्याण को नहीं बढ़ाते हैं, यानी कि एक्साइज टैक्स ड्यूटी जो है, सेल्स टैक्स जो है और जीएसटी है, ये आर्थिक कल्याण को बढ़ाने की बजाय घटाते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण प्रत्यक्ष से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय के बढ़ने से आर्थिक कल्याण बढ़ता है और राष्ट्रीय आय के घटने से आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय कम होती है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो वो अपने ऊपर खर्च कम करेगा और वो अपने ऊपर खर्च कम करेगा तो उसका आर्थिक कल्याण कम हो जाएगा। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सामाजिक विचारधारा। अधिक से अधिक आर्थिक कल्याण ऐसे सशक्त विचारों के निर्माण में सहायता करता है जिनका उपयोग सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यानी कि आर्थिक कल्याण ऐसे सशक्त विचारों का निर्माण करने में सहायता करता है जिनका उपयोग सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए और दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा आर्थिक कल्याण बढ़ जाता है। Students, in next video we will read relationship between national income and economic welfare. अगली वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच संबंध। थैंक यू फॉर वॉचिंग।